हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी को दोस्त हरी सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे एग्जम्पशंस अंडर इनकम टैक्स या फिर एग्जम्प्टेड इनकम अंडर इनकम टैक्स। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कि भाई इनकम टैक्स में ऐसी कौन सी इनकम है जिसमें हम टैक्स पे नहीं करते और जो हमारी इनकम टैक्स को कम करती है। कुल मिलाकर ये बात है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। मैं बता दूं कि ये चैनल आपके सेमेस्टर को पार लगाने में हेल्प करता है, तो कृपया करके हमारे चैनल को जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज एक्सेप्शंस एंड एक्सक्लूसिव अंडर सेक्शन 10। इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो जितने भी एग्जाम्पशंस है ना, वो आपके अंडर सेक्शन 10 में दिए हुए हैं इनकम टैक्स में। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? पहला इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, जो कि आपका अंडर सेक्शन 10A के अंदर आता है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी होती है, या फिर मैं आपको ऑलरेडी डीप में समझा चुका हूँ। अगर आपको इसके प्रैक्टिकल चाहिए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में डालें कि भैया हमको प्रैक्टिकल चाहिए, तो हम प्रैक्टिकल भी आपको जरूर करा देंगे। ठीक है, सो एज पर सेक्शन 10A, एग्रीकल्चर इनकम अर्न बाय टैक्स पेयर इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। भाई हम एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स पे नहीं करते, छोटी सी बात है। ठीक है, तो भाई ये कौन से सेक्शन में आता है? हाँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप सेक्शन, अगर आपको याद नहीं है तो आप सेक्शन मत लिख के आना, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी एग्जाम्शन के सेक्शन है आप उसको रट लें, क्योंकि अगर ये पेपर में आए तो ये 4 से 5 आप पॉइंट इसमें आते हैं स्पेसिफिक। और अगर आपने उसका सेक्शन लिखिए तो जो भी आपका एग्जामिनर होगा ना, वो आपका आंसर नहीं पड़ेगा, वो आपको पूरे मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो सेकंड पड़ता है, पहले मैंने बोला एग्रीकल्चर इनकम, आपका एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेयर टैक्स पे नहीं करता। एग्रीकल्चर इनकम पे वो एग्जम्प्ट होती है, वो उसका कुछ एग्जम्पशंस है। ठीक है, वो एग्जम्प्ट होती है। क्यों होती है मैं आपको ऑलरेडी वो समझा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज HUF, सेक्शन 10 क्लॉज 2। इसका मतलब क्या है भाई? जितने भी इनकम जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर को मिलती है, जितने भी अमाउंट जो हिंदू अनडिवाइडेड के मेंबर को मिलती है, वो मेंबर टैक्स पे करते टाइम एग्जम्प्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई? अगर ये मान लो कि एक HUF में, एज्यूम कर लो, जस्ट इमेजिन करो कि 20 लोग हैं और जो मेन कर्जा धरता है वो टैक्स पे करता है HUF का। मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस उसका कैसे निकालते हैं, तो वो टैक्स पे करता है। तो अगर वो इनकम में से कुछ अमाउंट अपने मेंबर को देगा तो वो टैक्स पे क्यों करेंगे? वो तो फिर डबल टैक्स हो जाएगा, वो तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा। तो इसलिए ये एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, so amount received by a member amount received by a member of Hindu undivided family from the income of the HUF HUF से जितनी भी इनकम है कर्ता की या फिर पूरे उसकी, कुछ अमाउंट वो किसी मेंबर को दे रहा है तो वो उस अमाउंट पे टैक्स पे नहीं करता। ये बात आपको छोटी सी आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द इंक फर्म। भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेम चीज यहाँ पे, सेम लॉजिक यहाँ पे आता है कि भाई जब पार्टनरशिप में, मैंने आपको समझा चुका हूँ कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें टैक्स लगता ही लगता है अगर आपको वो रेसिडेंशियल है तो, अगर उसका स्टेटस रेसिडेंट है तो भाई जब वो टैक्स पे करे तो मेंबर प्रॉफिट पे क्यों टैक्स पे करेंगे? भाई जब टैक्स ऑलरेडी पेड हुआ हुआ है उस प्रॉफिट पे, तो मेंबर क्यों पे करेंगे? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना भी अमाउंट उसने जितना भी प्रॉफिट हुआ है, उसका कुछ पार्ट किसी पार्टनर को मिला है, तो उस अमाउंट पर जो वो पार्टनर टैक्स पे नहीं करता, वो एग्जम्प्ट होती है अंडर इनकम टैक्स। ठीक है, सो एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 2A, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनर के लिए वो टैक्सेबल नहीं होती। फर्दर, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ LLP, LLP का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फ्रॉम द LLP विल द एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड ऑफ सच पार्टनर। इसमें भी वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी। दिस एग्जम्पशन इज लिमिटेड ओनली टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये बस शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए ही लिमिटेड है। इट डज नॉट अप्लाई ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये टैक्स, दो आप यहाँ पे इमेजिन करो, एक तो आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है जिसपे आपने टैक्स पे किया हुआ है, तो आप उस पे टैक्स पे नहीं करते। लेकिन आपने कुछ इनकम इन्वेस्ट करी हुई है, आपको उस इन्वेस्टमेंट पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उस प्रॉफिट पर टैक्स पे करते हो।
वो इनकम का सोर्स क्या है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो आप उस पे टैक्स पे करते हो। आई एम सो सॉरी, वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस है, ठीक है। तो आप उस पे टैक्स पे क्यों करते हो? क्योंकि भाई वो आपकी एज अ सैलरी, आप बोल सकते हो कि आपको एज अ सैलरी, आपको ईयरली सैलरी मिल रही है, आपको मंथली सैलरी मिल रही है। तो आप, मैं इमेजिन करने को बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो भैया आपको साल में उसका 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो प्रॉफिट के नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट में जो भी आपका ग्रो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हुई थी, एज अ कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया था, जो ग्रो हुआ था, वो आपको मिल रहा है, तो आप टैक्स पे करोगे। लेकिन जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, उस प्रॉफिट में से अगर आपको हिस्सा मिल रहा है, तो आप उस पर टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि उस प्रॉफिट पर ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, ठीक है, चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन इन इंडिया। भाई सिंपल चीज है, क्या कहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस कंपनी देती है। कंपनी ने बोला कि ठीक है भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप घूम के आओ। कंपनी ने एक एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए दे दिया। अभी वो 1 लाख वो एम्प्लॉय तुरंत खर्च कर देगा, तो क्या वो उसकी इनकम है? अगर आप इमेजिन करो, आप उसको सोचो अगर डीपली मैनर में, तो क्या वो उसकी एक्चुअल में इनकम है? नहीं है। वो एज अ फ्री ट्रिप कंपनी की तरफ से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? अभी वो कंपनी क्यों पे करते हैं? वो कंपनी बहुत तेज है। कंपनी जिससे आगे इनकम टैक्स कम पे करे, वो इसलिए पे करती है। आप वो ये ध्यान में रखना। अगर वो कंपनी इनकम कुछ 1 लाख रुपए सपोज मान लो कि वो दे रही है एम्प्लॉय को कि भाई तुम घूम के आओ, तो वो एम्प्लॉय उस इनकम पर, उस अलाउंस पर, उस कंसेशन पर वो टैक्स पे नहीं करता है, ठीक है। वो उसकी एक्चुअल में इनकम नहीं होती। अभी आपको पता है कि अगर किसी का सीटीसी मान लो कि 10 लाख है, तो 10 लाख उसकी सैलरी नहीं है, 10 लाख उसकी इन हैंड सैलरी नहीं है। तो उसमें हाउस रेंट अलाउंस हो गया, उसमें ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जो कि टैक्सेबल नहीं होती, जो एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है वो मैं आगे बताऊंगा, और एक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेंशन, भाई पेंशन भी आपकी टैक्सेबल नहीं होती। आप किसी एक स्पेसिफिक, आई एम सो सॉरी, आप एक किसी भी स्पेसिफिक एज लिमिट के बाद रिटायर हो रहे हो, आपको बहुत सारा पैसा मिला है, मान लो कि आपको 60 लाख रुपए मिल गए, तो 60 लाख के ऊपर टैक्स तो बहुत सारा लग जाएगा। तो वो एग्जम्प्ट होता है, वो आपकी छोटी छोटी कमाई है, पूरे जितना भी आपने काम किया है, तो वो एग्जम्प्ट होता है। इसका लॉजिक मुझको नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट कमेंट बॉक्स में डाल दें। आपको भी नहीं पता तो भाई अपना दिमाग इतना मत घुमाओ, ठीक है। ये इनकम टैक्स में आपको बस आपके पेपर के पास होने के लिए करा रहा हूँ। अगर आप डीपली में पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं इसको डीपली भी बता दूंगा, ठीक है। देन ये कौन से सेक्शन के है? एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 10A, एनी कंप्यूटेड पेंशन, that is accumulated pension in lieu of monthly pension received by a government, आप इसको याद रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है तो भाई फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और अगर पेंशन कोई बहुत बहुत कम कंपनी देती है, प्राइवेट कंपनी भी अगर देती है, तो उनके लिए भी वो एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया, गवर्नमेंट के लिए भी होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी होती है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी वो एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। So exemption is available only in respect of computed pension and not in respect of uncomputed, ठीक है। वो बस computed pension के लिए होती है। ऐसे नहीं कि भाई कंपनी ने कुछ ज्यादा पैसे दे दिया तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, वो computed pension के लिए होती है, ठीक है। So exemptions in respect of computed pension in such a case of non government employee also, it means that the pension is exempt under income tax, whether it's for government employee or non government employee। अगर आपको डाउट आ रहा है, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, कमेंट बॉक्स खाली है, व्हाट्सएप पे आ जाओ, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीव अलाउंस, लीव सैलरी, लीव अलाउंस क्या होता है? भाई इसके ना कुछ कैलकुलेशन होता है। भाई आप कैलकुलेशन कराओगे क्या इस वीडियो में? नहीं बच्चे, मैं भी कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा। कैलकुलेशन या फिर प्रैक्टिकल का जितना पार्ट है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। एचआरए का आपका प्रैक्टिकल थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसका एक दो क्वेश्चन मैं समझा दूंगा आपको, उसका पूरा माइंड में बैठ जाएगा। लीव सैलरी का है, देन एक दो का और है, तो आपको बस इसके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं याद रखने हैं, और मैं आपको इसको पूरा आपके दिमाग में बिठा दूंगा, ठीक है। एज पर एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 10A, लीव encashment by a government employee at the time of retirement, whether on
superannuation or otherwise is exempt from, it is also exempt from tax। ठीक है, इस इनकम पर टैक्स नहीं देना। भाई जैसा कि आपको पता है कि भाई कुछ एम्प्लॉय बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो जो उनको जो उनकी पेड लीव होती है वो उस दिन भी काम करते हैं। तो जो उनकी लीव होती है, पेड लीव होती है, अगर वो उस दिन भी काम कर रहे हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा तो पे होना चाहिए ना, उनको कुछ एक्स्ट्रा पे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई एग्जेम्प्ट होती है, कंपनी एक्स्ट्रा पे करती है उनको जब वो रिटायर होते हैं या फिर वो अपने आप से कंपनी छोड़ के जाते हैं। तो कंपनी जो उनको एक्स्ट्रा पे करती है वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है। बात समझ में आ रही है? अब इसका कुछ फॉर्मूला है, इन चारों में से जो लोअर अमाउंट होगी ना वो कंसिडर की जाएगी। पीरियड ऑफ अर्न लीव स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट इन द एम्प्लॉयज अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाई एवरेज मंथली सैलरी। ठीक है भाई, सैलरी आज 6 लाख, 6 लाख थी। ठीक है, सॉरी, सैलरी 60,000 थी, कल कल 70 हो गई, फिर 80 हो गई। तो उसकी मंथली ऑफ सैलरी, पीरियड ऑफ अर्न लीव, सपोज उसने 60 डेज की उसकी लीव थी, 1 महीने की, 1 साल की, उसने नहीं ली, तो उसके दो 60 डेज को उसको जो पैक्स से एक्स्ट्रा मिलेंगे वो उसकी एग्जम्प्ट होगी। ये आपकी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन है, ये आपकी पहला वे है निकालने का। देन एवरेज मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 10, दैट इज 10 मंथ एवरेज सैलरी। इसका मैं बता दूं, ये ना इसका मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपका पूरे माइंड में प्रैक्टिकल के साथ बैठ जाएगा। अभी आप माइंड में बस ये रखो कि लीव सैलरी आपकी एग्जेम्प्ट होती है अंडर इनकम टैक्स, और वो सेक्शन किसके अंदर आता है, सेक्शन 10 क्लॉज 10 डबल ए। ठीक है, थर्ड है आपका मैक्सिमम अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। 3 लाख से ऊपर अगर आ रही है, सपोज यहाँ पे कि यहाँ पे आपका 4 लाख आ गया, यहाँ पे आपको 5 लाख आ गया, यहाँ पे आपका 6 लाख आ गया, तो कम कौन सी है, कम आपका 3 लाख है। तो 3 लाख उसके इनकम टैक्स में से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई नो दैट यू आर कंफ्यूज लिटिल बिट, बट मैं आगे प्रैक्टिकल कराऊंगा जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देन लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इन चार में से जो भी कम होगा वो आपका इनकम टैक्स में से एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई पेमेंट एट द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। भाई किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको कुछ एज अ गुडविल जेस्टर, गुड जेस्टर, कंपनी ने उसको पे किया है एक्स्ट्रा, तो उस अमाउंट पर आप टैक्स पे नहीं करोगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये इसकी कुछ कंडीशंस है, एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 10 सी, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस इज exempt फ्रॉम टैक्स इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तभी आपका वो इनकम exempt होगी। ठीक है, कंपनसेशन इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने निकाल दिया आपको, आपने कुछ क्या कहते हैं गलत हरकत कर दी, कंपनी ने आपको निकाल दिया, तो वहां पे आपको वॉलंटरी रिटायर, वो वहां पे आपको पेमेंट नहीं मिलती है। अगर मिली भी है, अगर आपने पास्ट में अच्छा काम किया है तो भाई वो टैक्सेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनसेशन इज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द अंडरटेकिंग। भाई जो प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं वो हो रहे हैं तो बस उनको मिलेगा। ठीक है, compensation received in accordance with the scheme of voluntary retirement and separation, where compensation is allowed to an employee under section 10 clause 10c of any assessment year. No exemption will under this section shall be allowed to him for any other section assessment section। इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो इनकम उसको एक्स्ट्रा मिली है वो 1 साल आपकी मिली है, आपको पहले साल आपको मिल गई 10 लाख रुपए। ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन नेक्स्ट ईयर भाई कंपनी के दिमाग में आया कि चलो यार ठीक है, कंपनी ने बोला कि मैं आपको हर साल 2-2 लाख रुपए दूंगा 4 साल तक, तो जो पहले साल का 2 लाख मिलेगा वो आपको एग्जाम्प्ट होगा, जो बाकी साल के 2-2 लाख मिलेंगे वो आपको एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, बस एक ही साल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा है ना, नो एग्जम्पशंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड टू हिम फॉर एनी अदर असेसमेंट ईयर। वो बस 1 साल के लिए एग्जाम्प्ट होता है। अगर कंपनी ने बोला कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है और हमको पता है कि अभी आपकी आप काम नहीं कर सकते, तो आपको हम हर साल 2 से 3 लाख रुपए दे देंगे क्योंकि आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो जो पहले साल की इनकम है वो एग्जाम्प्ट होगी, जो आगे साल की इनकम आएगी हर साल वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, with effect from the assessment year 2010 in 11 section 10 clause 10c has been amendment। इसको छोड़ो, कुछ नहीं लिखा।
आगे बढ़ते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं आपको इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल कराऊंगा, इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा एक दो, जिससे कि आपके माइंड में ये बैठ जाए। तो एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, अगर कंपनी आपको हाउस रेंट अलाउंस देती है तो वो सीटीसी का पार्ट होता है। ये बात आपको आप जान लो कि वो सीटीसी का पार्ट होता है। तो जितने भी अलाउंस होते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते, दिमाग में रख लो। एचआरए टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। अभी एचआरए को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगेन इसके तीन मेथड है कैलकुलेट करने के, और इन तीन मेथड में से जो सबसे कम अमाउंट आएगी एचआरए की, वो आपकी एग्जम्प्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 50% ऑफ सैलरी व्हेन रेसिडेंशियल हाउस इज सिचुएटेड इन मेट्रोपोलियन, एंड 40% ऑफ सैलरी वेयर रेसिडेंशियल हाउस इज सिचुएटेड एट एनी अदर प्लेस। मेट्रोपोलियन भाई दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, जहां पे आपकी मेट्रो है, वहां उसके लिए 50% सैलरी आपकी एचआरए के अंडर कैलकुलेट की जाएगी। कब की जाएगी? क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। और 40% अगर आप किसी भी मेट्रोपोलियन सिटी में नहीं रहते, ठीक है। Second, HRA actually received by an employee in respect of the period during which rental accommodation is occupied by the employee during the previous year. इसका मतलब क्या हो गया भाई? जो भी एम्प्लॉय था उसने पैसे दे दिए अपने पास से, कंपनी बाद में दे रही है, ठीक है। देन रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, ये कैलकुलेशन होगी। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई नो कैलकुलेशन होगी, इसका कैलकुलेशन का बड़ा पार्ट है। मैं कैलकुलेशन की वीडियो प्रैक्टिकल के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा समझा दूंगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। स्पेशल अलाउंस, एचआर आपका एग्जाम्प्ट होता है, आप इसको माइंड में रख लें बस इतना कि हाँ भैया ने बताया था कि एचआर आपका एग्जाम्प्ट होता है इनकम टैक्स से, दैट्स इट, ठीक है। स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 14 भी, स्पेशल अलाउंस या फिर एनी अदर अलाउंस आर एग्जाम्प्ट अंडर इनकम टैक्स, ठीक है। चाहे वो ट्रैवलिंग अलाउंस हो, ठीक है, रिसर्च अलाउंस हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, चिल्ड्रंस हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस हो, तो ये सब आपके एग्जाम्प्ट होते हैं अंडर इनकम टैक्स, ठीक है। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि क्या कहते हैं, हाउस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैंने यहाँ पे बताया था। तो कितना एग्जाम्प्ट होता है? पूरा एग्जाम्प्ट नहीं होता ना, तो कितना एग्जाम्प्ट होता है? ये आपको कुछ कंडीशंस है बस, ठीक है। आपको इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसका रट्टा मारना है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तौर पर भैया आपको 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। भाई पर मंथ पर चिल्ड्रन, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए आप एग्जाम्प्ट कर सकते हो, तीसरे बच्चे के लिए नहीं कर सकते। पर मंथ साल के 1200 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। हाउ हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 300 पर मंथ, साल के 3600, 3600 आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेसिडेंट एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना होता है भाई? 1600 पर मंथ फॉर नॉर्मल गाय, एंड 3200 पर मंथ फॉर ब्लाइंड और हैंडीकैप एम्प्लॉय एग्जाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वीनियंस अलाउंस आपका कितना होता है? आप इसको क्या कहते हैं, चेंज होता रहता है कंपनी टू कंपनी, या फिर कितना ऑफिशियल काम है, ट्रैवलिंग अलाउंस अगर ऑफिशियल है तो एग्जाम होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग देरी नहीं होती, एज सिंपल एज दैट। भाई आप अपनी फैमिली को लेके कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस अगर कंपनी वो एम्प्लॉय क्रिएट करता है, भाई ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो वो नहीं होता, ठीक है। तो अगर कंपनी के काम के लिए जा रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट होता है, जितना कंपनी ने दिया वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकम ऑफ ए फंड एस्टेब्लिश्ड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की अच्छाई के लिए कुछ इनकम है, जो कुछ फंड है जो स्टेब्लिश हुए एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो टैक्सेबल नहीं होते, ठीक है। So, any income received by any person on behalf of fund established for such purpose as may be notified by the board of official gazette for the welfare of employee or the dependent of which fund such employee are member। भाई कुछ फंड के तौर पर एम्प्लॉय का पैसा मिल रहा है तो वह एग्जाम्प्ट होता है। आप बस इतना याद रखना, ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है? भाई सेक्शन बहुत बड़ा है इसका, तो ट्रिपल ए, जैसे कि ट्रिपल आर मूवी आई थी, यहाँ पे ट्रिपल ए आपको याद रखना है, ठीक है। सो सेक्शन 10 क्लॉज 23 ट्रिपल ए के अंदर आपको ये आता है, आप इसमें एक्सप्लेन कर देना कि जो भी इनकम, जो भी अमाउंट क्या कहते हैं एम्प्लॉय को रिसीव होती है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर
एंड आफ्टर द नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिशियल गैजेटी, सो उसके बिहाफ पर जो भी फंड रिसीव होता है एम्प्लॉय को, तो वो आपका एग्जाम्प्ट होता है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा एग्जाम्पशन का, क्योंकि एग्जाम्पशन थोड़ा सा बड़ा, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पशंस हैं जिससे कि आप अपना इनकम टैक्स कम पे कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर मैंने आपको कंफ्यूज किया तो इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन कहाँ कंफ्यूज हुए हो वो आपको बताने, वो जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनको बताएं। और कुछ रिकमेंडेशन देना है, कुछ सजेशन देना है कि भैया आप यहाँ पे इम्प्रूव करो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर डालें, मैं उसको जरूर इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, एट देन थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।